नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं विनोद कुमार। दर्शकों, एक मरतबा फिर आतंकवादियों ने मोहम्मद जान इब्राहिम को सिलेक्टिव किलिंग के तहत अपना निशाना बनाया है। आतंकवादियों ने अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव किया है। हम पिछले कुछ महीनों से देख रहे हैं कि सिलेक्टिव किलिंग की जा रही है। एक विशेष समुदाय के लोगों को मारा जा रहा है और इस तरीके से मारा जा रहा है। आपको बताएं कि पहले जो बाहर से प्रवासी श्रमिक आए हुए थे उनको भी टारगेट बनाया गया, और अगर हम बाकी दीगर बात करें, वो जो लंबे समय से पलायन के दौरान भी वहां से कश्मीर को छोड़कर के जम्मू में नहीं आए थे, उनको भी टारगेट बनाया गया। एक खौफ पैदा करने का प्रयास किया गया, और ये खौफ इसलिए पैदा किया जा रहा है कि ऐसा मैसेज, ऐसा संदेश, भय भरा संदेश पूरे देश भर में दिया जा सके कि कश्मीर में कोई भी बाहरी लोग ना आ सके। लेकिन चिंता की बात सुरक्षा एजेंसियों के लिए लगातार बढ़ती जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता इसलिए बढ़ती जा रही है कि हमने देखा कि गृहमंत्री अमित शाह जब अपने दौरे में आए थे, अपने दौरे के दौरान उन्होंने साफ कर दिया था, सुरक्षा एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए गए थे कि आप इन सिलेक्टिव किलिंग को रोकें और जो लोग इसमें मुलव्विस पाए जाते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उस पर आधार बनाते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया, लेकिन इसका विरोध भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बड़े नेताओं ने किया। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। लेकिन आज मोहम्मद इब्राहिम खान को सुपुर्द खाक तो किया ही गया, लेकिन साथ ही साथ प्रदर्शन भी हुआ पाकिस्तान के खिलाफ। अंदर खाते तो हम सब का कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाते जब तक एक बालाकोट नहीं होगा, जब तक 71-65 की जंग नहीं होगी, ये पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। इसलिए पाकिस्तान को एक अच्छा लेसन देने के लिए एक वार की ज़रूरत है, आर्या पार। और वो जो लोग हुर्रियत के नेता, उन पर अभी 70 साल के बाद शिकंजा कसा है, पहले तो कुछ नहीं हो पाया। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, पाकिस्तान को सुधारने के लिए बालाकोट जैसी एक आर पार की स्थितियाँ पैदा नहीं होंगी। ये पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। इसलिए आर पार पैदा करो और पाकिस्तान को नस्ते नबूद कर दो। दर्शकों, इस किलिंग की सियासी जमातों ने चौतरफा निंदा की है। चाहे कोई भी जमात हो, कोई नहीं चाहता कि 1990 जैसे जब पलायन हुआ था ऐसे हालात बनाए जाए। कश्मीर में इस तरह की हिंसा हो, कोई भी सियासी जमात नहीं चाहती है। पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन कोई नहीं चाहता कि हिंसा हो। और शायद ये एक कारण था कि आज सबने इसका विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी ने भी जोरदार तरीके से कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये बौखलाहट का एक उदाहरण है कि पाकिस्तान बौखलाहट में है, ISI बौखलाहट में, जिसके चलते उनके यहां पर बैठे हुए लोग इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान ने हमेशा वादी कश्मीर के अंदर बेगुनाह लोगों का कत्ल किया है। रात के अंधेरे में छुपकर पीठ के पीछे पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने श्रीनगर के डाउनटाउन में जो हमला किया, उसमें मोहम्मद इब्राहिम खान साहब, उनकी जान चली गई। मोहम्मद इब्राहिम खान साहब जो कि एक सेल्समैन थे, पिछले कई सालों से मेहनत करके अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे थे, अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करके अपने परिवार को पाल रहे थे। ऐसे बेगुनाह शख्स की निर्मम हत्या करना, ये पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने बहुत बड़ा गुनाह किया है। पाकिस्तानियों ने हमेशा कश्मीर में बेगुनाह लोगों का कत्ल किया है, खून बहाया है। पाकिस्तानियों को इस पाप की, इस गुनाह की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो दहशतगर्द इस साजिश में, इस हमले में शामिल थे और जो उनके हमदर्द हैं, सबको सज़ा मिलेगी, कोई नहीं बचेगा। कानून तो पाकिस्तानी दहशतगर्दों को उनके इस जुल्म सितम की सज़ा देगा, ऊपर वाला भी इन जालिमों को कभी नहीं बख्शेगा। दर्शकों, अपनी पार्टी की बात करें तो अपनी पार्टी में विक्रम मल्होत्रा का ये मानना है
कि सरकार या भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भले ही अमन का प्रस्ताव पारित करती है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आज भी सिलेक्टिव किलिंग हो रही है। उन्होंने भी निंदा की, लेकिन साथ साथ में यह भी कहा कि अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। देखिए, जहाँ तक ये किलिंग्स का सवाल है, जिस तरह से हमने देखा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो बीजेपी की हुई, उसमें भी उन्होंने अभी ये कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलिटेंसी को बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया है। पर जो ये किलिंग का दौर है, ये अनअबेटेड चल रहा है और कहीं भी हमने देखा है कि जिस तरह से पहले भी टारगेटेड किलिंग हुई, एक दफ़ा फिर कश्मीर में टारगेटेड किलिंग हुई है। हमें लगता है कि सरकार को झूठे दावे करने के बजाय और लोगों को ये बताने के बजाय कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक है, इसकी तह तक जाना चाहिए कि कौन लोग हैं जो इस किस्म की जम्मू कश्मीर के हालात को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं और बेकसूर लोगों की जान ले रहे हैं। हम जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से इसकी कड़ी निंदा करते हैं और हम सरकार से आग्रह करते हैं कि बजाय इसके कि वो एक डिनाइल मोड में रहें और ये जो वास्तविकता उसको ना पहचाने, उसके बजाय इस पर कार्य करें और सिक्योरिटी फोर्सेस और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको और मुस्तैदी से काम करें, वो करें और ताकि इन लोगों का पता चल सके। दर्शकों, कांग्रेस पार्टी के चीफ स्पोक्सपर्सन रविंद्र शर्मा का भी यही मानना है कि कहीं ना कहीं सरकार विफल है और विफलता का ये सबूत है कि सिलेक्टिव किलिंग की जा रही है और लगातार इस किलिंग को रोकने में सुरक्षा एजेंसियां नाकाम है। आइए देखते क्या कहना है। वे करते थे कि आतंकवाद का खात्मा हो गया, आतंकवाद को कमजोर कर दिया गया, आतंकवाद का सफाया हो रहा है, लेकिन आतंकवादी गतिविधियों में जिस तरह से बढ़ोतरी देखी गई और खास करके बढ़ोतरी हो ना हो, लेकिन जिस तरह की टारगेटेड और सिलेक्टिव किलिंग्स करने में, दहशत फैलाने में कामयाब हो रहे हैं, हालात बड़े गंभीर हैं और ये 90 के दशक में भी ऐसा ही हुआ था और उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। लोगों के दिल के अंदर दहशत है, एक भय है, खौफ है और उसमें वो कामयाब हो रहे हैं और उधर से पाकिस्तान की तरफ से भी जो है वो बहुत बड़ी साजिश है। रजौरी पुंछ के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा देने की आतंकवादी गतिविधियां बहुत बढ़ गई हैं, हाइडआउट्स बढ़ गए हैं और ये सरकार जो ये कहती थी कि यूटी बनने के बाद, गवर्नर रूल लगने के बाद, लेफ्टिनेंट गवर्नर के बाद कोई आतंकवाद जो है वो पनपेगा नहीं, ये आतंकवाद का एक घिनौना और डरावना मैं समझता हूँ चेहरा है, क्योंकि सिलेक्टिव और टारगेटेड किलिंग से वहाँ जिस किस्म का भय और दहशत का माहौल है, ये बहुत गंभीर चिंता की बात है। दर्शकों, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का भी यह मानना है कि अमन नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हो, केंद्र सरकार हो, ये बार बार दावे किए जा रहे हैं कि कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद 370 में संशोधन और 35 से हटने के बाद से अमन आया है, लेकिन अमन पहुंचा नहीं। ऐसा है कि जिस तरीके से आज ये बातें जम्मू और कश्मीर में चल रही हैं, उसके बाद ये लगता है कि टारगेटेड किलिंग के बारे में जो कहा जा रहा है, वो उसके बारे में मुझे यही कहना है कि देखिए, जब 5 अगस्त 2019 को यहाँ रियासत के हालात को तब्दील किया गया था और यहाँ के स्पेशल स्टेटस को हटाया गया था, तो ये कहा गया था कि यहाँ मिलिटेंसी कम हो जाएगी, रोज़गार बढ़ेगा, बेरोज़गारी कम होगी। तो ना तो बेरोज़गारी कम हुई, ना ही किलिंग कम हुई। टारगेटेड किलिंग के लिए देखिए, सरकार का काम है अमन और अमान और हिफाजत करना आवाम का। आज अगर टारगेटेड किलिंग हो रही है तो सरकार के पास मुख्तलिफ एजेंसीज हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता? मैं समझता हूं कि सरकार का फेलियर है। 5 अगस्त 2019 के बाद अफरा तफरी है, जम्मू में भी अफरा तफरी है, कश्मीर में भी अफरा तफरी है, लद्दाख में भी अफरा तफरी है। तो ये कोई बात नहीं कि ये कह देना कि ये टारगेटेड किलिंग के जो मखसूस हो रही हैं उसको सब उसको कंडेम करते हैं। बेगुनाह का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। दर्शकों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है और श्रीनगर में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस भी सख्ती कर रही है, प्रशासन भी सख्ती कर रहा है।
जुर्माना भी किया जा रहा है जो मास्क नहीं पहनता है, और सख्ती भी की जा रही है, अनाउंसमेंट भी, प्रचार भी किया जा रहा है, प्रसार भी किया जा रहा है, उसके बावजूद भी लोगों में भय नहीं है। ये जो दृश्य आप बस स्टैंड का देख रहे हैं, इसमें साफ जाहिर है कि लोग लापरवाही कर रहे हैं और लोग कोविड-19 के जो एसओपीज हैं उनका पालन नहीं कर रहे हैं। लोग न्योता दे रहे हैं तीसरी लहर को। कोशिशें की जा रही हैं, सरकार ने दावा किया है कि 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन कर दी जा चुकी है, लेकिन ये जो दृश्य है इस बात की पुष्टि करते हैं कि लोग अभी भी समझ नहीं पाए हैं। जिन लोगों ने अपनों को गंवाया है उनको पता है कि कोविड-19 क्या चीज है, लेकिन ये लोग न्योता दे रहे हैं। दो गल्लां करनियां होंदियां ने दुकानदार ने भी नहीं पाया। जैसे श्रीनगर में भी अब हर हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में तीसरी लहर आ रही है कोरोना की, तो इस बेस पे हमें ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि यहाँ पे एक जो ये टेस्टिंग वाले आते हैं, कभी कभार आते हैं, ये रोज़ आने चाहिए। और देखो आप दुनिया ऐसे बिना मास्क के घूम रही है, इनको थोड़ा सा अवेयरनेस करना चाहिए कि मास्क मुस्क पहन के चलें। देखो ना बांध के बाहर से पूरे हिंदुस्तान से यहाँ लोग आ रहे हैं, तो लेकिन मास्क नहीं पहनने से लोगों को खतरा तो है ही है, लेकिन लोगों को खुद भी अवेयरनेस चाहिए कि भाई हम मास्क पहन के चलें और इस तीसरी लहर से बच सकें। हमने ये खबर सुनी है कि कश्मीर में कर्फ्यू लग गया है कोरोना की वजह से, तो हम नहीं चाहते कि जम्मू में भी कोरोना की वजह से कर्फ्यू लग जाए। आगे हमारे कारोबार नहीं है और इन केस कर्फ्यू लग जाता है तो हमारे कारोबार में बहुत प्रभावित होगा। हम चाहते हैं लोगों को जहाँ पे मास्क, गौरव सरकार से गुजारिश करते हैं कम से कम जहाँ पे मास्क को अनिवार्य किया जाए। और बस स्टैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे बाहर से जो भी यात्री आता है पहले बस स्टैंड में आता है, फिर आगे पीछे जाता है। तो और जहाँ पे सरकार से गुजारिश की जाती है जहाँ पे मास्क को कंपलसरी किया जाए। और मैं देख रहा हूँ जहाँ पे बहुत से लोग मास्क नहीं पहनते हैं, तो इससे ये कम से कम ये कोरोना द्वारा थर्ड वेव आने का डर सता रहा है। सरकार को चाहिए जहाँ पे मास्क को अनिवार्य किया जाए और एक वैक्सीनेशन सेंटर जहाँ पे खोला जाए, टेस्टिंग सेंटर, कम से कम जो आने वाले बाहर के लोग हैं उनका टेस्ट किया जाए, तो जिससे कि कोरोना को रोका जा सके। दर्शकों, हमने एआईसीसी के सचिव प्रवीण रावत से बातचीत की। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। दर्शकों, आज के हमारे खास मेहमान हैं कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता और बांग्लादेश लिबरेशन वार कमेटी के कन्वीनर कैप्टन प्रवीण रावत। कैप्टन साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं ये सुनना चाहूंगा कि जब वार का क्या आप अनुभव रहा, 50 साल हो चुके हैं, बांग्लादेश अलग से देश बन चुका है, आपका क्या अनुभव है वार को लेकर के? देखिए, 3 दिसंबर को हमको मैसेज मिला था शाम के 8 बजे कि हम रात के लगभग 11:30 बजे प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का देश के नाम संदेश ऑल इंडिया रेडियो पे सुनेंगे। तो वो दिन मुझे आज भी याद है, और जो इंदिरा जी ने अपने भाषण में कहा उसके कुछ वाक्य मुझे आज भी याद है। इंदिरा जी ने सूचना दी देश को कि आज यानी 3 दिसंबर 1971 को शाम के 5:40 पे पाकिस्तान की वायुसेना ने हमारे 8 हवाई अड्डों के ऊपर हमला कर दिया है। और इंदिरा जी ने यह भी कहा
कि हम इसका जवाब देंगे, लेकिन आखिर में ये कहा कि जनता से मैं अपील करती हूं आप अपना संयम बनाए रखें और अनुशासन आप बनाए रखें। ये कुछ सेंटेंसेस हमें याद हैं और इंदिरा जी के भाषण से हमें बहुत ही ज्यादा जो है प्रेरणा मिली। जी, मैं ये चाह रहा था कि आप ये बताएं कि पहले से ऑलरेडी तैयारी भारत की भी थी, अप्रैल से नवंबर तक का टाइम मांगा था मानिक शाह ने, तो क्या उस वक्त हम पूरी तरह से तैयार थे जब दिसंबर 3 को इंदिरा जी राष्ट्र का नाम संबोधित करते हैं और पाकिस्तान द्वारा हमला किया जाता है, क्या हमारी फौजें पूरी तरह से तैयार थी, परिपक्व थी? दिसंबर 3 से पहले ही, मैं समझता हूं 1 हफ्ता 10 दिन पहले ही हमारी सेना के तीनों अंग, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये तीनों ही एकदम तैयार थे। और इसीलिए जो है जब लड़ाई शुरू हुई हमने 13 दिन के अंदर ही ढाका पे जो है कैप्चर कर लिया और पाकिस्तान आर्मी ने 93,000 सोल्जर्स के साथ इंडियन आर्मी के आगे जो है अपने हथियार डाल दिए। और इस लड़ाई में आर्मी के साथ साथ इंडियन नेवी का और एयरफोर्स की बहुत ज़्यादा भूमिका थी। और साथ ही में हमें भूलना नहीं चाहिए कि मुक्ति बहनी, जिसको बांग्लादेश के लोगों ने ही जो है रेस करा था, जैसे ही कत्लेआम शुरू हुआ था मार्च के महीने में, अप्रैल 1971 में ही मुक्ति बहनी का गठन हो गया। और मुक्ति बहनी की बहुत अहम भूमिका रही। और मुक्ति बहनी अगर नहीं होती और भारतीय थल सेना को और इसमें समय लग सकता था। कैप्टन साहब, मुक्ति वाहिनी को भारत का कितना सपोर्ट था? क्योंकि वहां पे एट्रोसिटी तो कई हो रही थी पूर्वी पाकिस्तान में लगातार वहां पे कत्लेआम हो रहा था, बलात्कार हो रहे थे, और मुक्ति वाहिनी को भारत का कितना समर्थन था? मुक्ति वाहिनी को भारतवर्ष का पूरा सपोर्ट था। और मुक्ति वाहिनी की जो ट्रेनिंग है वो बाद में मेरा ख्याल जुलाई के महीने आते आते जो मुक्ति बहनी की ट्रेनिंग थी वो पहले तो रिसर्च एनालिसिस विंग, जो एक नया विंग तैयार हुआ था आर.एन. काओ के अंडर, उन्होंने ये ट्रेनिंग बीएसएफ से कराई। लेकिन उसके बाद मुक्ति बहनी की जो ट्रेनिंग है जीओसी इन सी ईस्टर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा को सौंप दी गई। और उसके बाद जो है मुक्ति बहनी जो है उन्होंने न केवल थल सेना की मदद करी, उनकी नौसेना को भी मुक्ति बहनी के जो फ्रॉगमैन थे उनसे बहुत ज्यादा मदद मिली। जी, लोंगोवाला की तरफ से कहा जाता है कि वहां पर भारत के मात्र 120 जवान थे और पाकिस्तान के 2000 से ज्यादा जवान थे। वहां पर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। वह ऐसी क्या स्ट्रेटेजी भारत ने इख्तियार की थी, सेना ने इख्तियार की थी? उसमें उसका मेन रीज़न ये था कि लोंगेवाला में पाकिस्तान ने कभी सोचा ही नहीं था वहाँ पे केवल एक कंपनी थी। पाकिस्तान ने सोचा कि वहाँ पे हो सकता है एक ब्रिगेड हो, लेकिन जिस तरह से वो कंपनी कमांडर, उनका नाम मेजर चांदपुरी, आपने देखा है ना बॉर्डर फिल्म? जी। हाँ, तो वो मेजर चांदपुरी ने बहुत अच्छी वहाँ पे जो है बड़ी बहादुरी से उन्होंने काम करा। और जो उनके फाइटिंग सोल्जर्स थे, उनके जो जेसीओ से, एनसीओ से, यंग ऑफिसर्स थे, उनको बड़ी प्रेरणा से जो है उन्होंने उनसे काम कराया। लेकिन इसमें जो है अगली ये भी आपने फिल्म में देखा है कि इंडियन एयरफोर्स की इसमें जो है बहुत बड़ा योगदान था। तभी जो है एक कंपनी जो है एक डिवीजन अटैक को जो है वो उसको काउंटर कर पाई। लेकिन एयरफोर्स का इसमें बहुत बड़ा योगदान था। अगर एयरफोर्स नहीं होती तो शायद ये काम जो है और मुश्किल हो जाता। और इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के लगभग उस लड़ाई में 40 से 50 टैंक जो है, मुझे अभी पूरा एग्जैक्ट फिगर नहीं मालूम है, 40 से 50 टैंक का सर्वनाश कर दिया हमारी इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान की आर्मर को। कैप्टन साहब, आपको पता होगा कि रशिया ने उस वक्त खुलकर सहयोग किया था। यूएस और ब्रिटेन भारत के अगेंस्ट थे। ऐसा है कि रशिया ने तो पूरा हमारा सहयोग किया और इसका श्रेय जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को सबसे पहले, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देश के प्राइम मिनिस्टर थे उनकी फॉरेन पॉलिसी ऐसी थी
कि अमेरिका और रशिया दोनों जो है हमारा साथ देते थे। आपको याद है कि 1962 में, हालांकि हम नॉन अलाइंड थे, लेकिन जो उनके प्रेसिडेंट थे कैनेडी 1962 में, उन्होंने जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का वो इतना आदर करते थे और उन्होंने फौरन जो है अपने मदद करी इंडिया की 62 की लड़ाई में। और इस लड़ाई में जो है रशिया ने हमारी बहुत मदद करी, क्योंकि रशिया के साथ हमारे बहुत ही अच्छे रिलेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बना दिए थे। और रशिया ने तो 1969 में ही ऑफर करा था कि आप हमारे साथ एक इंडो सोवियत ट्रीटी कर लीजिए, लेकिन ये लड़ाई के जब बादल मंडरा रहे थे तब इंदिरा जी ने ये फैसला करा, और बड़ा अच्छा फैसला करा, कि रशिया के साथ उन्होंने इंडो सोवियत ट्रीटी के ऊपर 9 अगस्त 1971 को इस पे हस्ताक्षर कर दिए गए। नई दिल्ली में सरदार सोरेन सिंह और रशिया के सोवियत रूस के जो फॉरेन मिनिस्टर थे एंड्री ग्रुमिको, इन्होंने हस्ताक्षर किए। और ये जब इंडो सोवियत ट्रीटी साइन हो गई तो भारत जो है थोड़ा निश्चिंत हो गया। और उसके बाद जो है श्रीमती इंदिरा गांधी काफ़ी विदेश दौरे में चली गई, अमेरिका गई, रशिया सबसे पहले गई, फ्रांस गई, जर्मनी गई, कुछ जगह पे जो है सरदार सोरेन सिंह फॉरेन मिनिस्टर गए। तो अब हम जो है थोड़े जो थे, हम निश्चिंत थे कि अब कल अगर लड़ाई होती है तो कम से कम एक सुपर पावर तो हमारे साथ रहेगी, और वही उसका जो है बहुत फायदा हुआ। इंदिरा जी ने जो इंडो सोवियत ट्रीटी साइन करी, ये मैं समझता हूँ बहुत ही दूर आगामी और बहुत ही साहसिक कदम था कि आप नॉन अलाइंड है लेकिन फिर भी राष्ट्र के हित में आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर रही हैं। कैप्टन साहब, तब की फॉरेन पॉलिसी और आपकी फॉरेन पॉलिसी को आप किस तरीके से देखते हैं? आज की अगर मोदी सरकार की आप डोमेस्टिक पॉलिसीज देखिए, इकोनॉमिक पॉलिसीज देखिए, मैं बता रहा हूँ जितनी भी इनकी पॉलिसीज हैं ये सब फेल हो चुकी हैं। लेकिन इन फेलियर्स के बावजूद सबसे ज्यादा इनकी कोई पॉलिसी अगर फेल हुई है वो है इनकी फॉरेन पॉलिसी। हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारे रिश्ते खराब हो चुके हैं। अब सोवियत रूस के साथ जो हमारा एक रिश्ता था, आज जो है सोवियत रूस पाकिस्तान की फौजों को, उनकी आर्म्ड फोर्सेस को हथियार दे रहा है। हमारे समय में कभी ऐसा नहीं हुआ। एक बार ऐसा होने लगा था, हमने ऑब्जेक्शन रेज करी और रशिया ने जो है, सोवियत रूस ने हथियार देने पाकिस्तान को बंद कर दिए। आज हमारे रिलेशन जो है अमेरिका से भी अच्छे नहीं हैं और रशिया के साथ भी हमारे रिलेशन खराब हो चुके हैं। सारे पड़ोसी देश हैं उनके हमारे रिलेशन खराब हो जाते हैं। और जो मोदी जी की डोमेस्टिक पॉलिसीज हैं, जिस तरह की वो कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो कम्युनल पॉलिटिक्स हैं, इससे देश की छवि जो है ये पूरी दुनिया में जो है खराब हो रही है। तो सबसे ज्यादा जो इनकी पॉलिसी विफल रही है, सबसे ज्यादा मैं तो कहूंगा इकोनॉमिक और डोमेस्टिक पॉलिसी जो सबसे ज्यादा जो फेलियर है मोदी गवर्नमेंट का, वो है उनकी फॉरेन पॉलिसी। कैप्टन साहब, आपने जंग लड़ी है, आप जानते हैं कि देशभक्ति क्या होती है और सेना का कितना रोल रहता है। और फिर आप एक ऐसी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जो पार्टी सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के भी सबूत मांगती है। देखिए, अब ये मुद्दे को बार बार उठाना सही नहीं होता है। सर्जिकल स्ट्राइक जो है, डॉक्टर मनमोहन सिंह की आपने स्टेटमेंट सुनी थी ना कि सर्जिकल स्ट्राइक तो उनके समय भी हुई। मैं तो 1971 से ही फौज में था। 1970 में, हालांकि मैं कम समय तक था, लेकिन मेरी शुरुआत जो करी बैटल ऑफ छम से, मेरी रेजिमेंट द डेक्कन हॉर्स वो छम सेक्टर में थी जब मेरी वहाँ पोस्टिंग हुई। तो ये सर्जिकल स्ट्राइक तो हमेशा से चलती आई है, लेकिन हमने इसका श्रेय लेना, पॉलिटिकल इसका दुरुपयोग करना, कांग्रेस पार्टी ने ऐसा नहीं करा। हमने तो 71 में पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए, लेकिन हमने उसका कोई राजनीतिक लाभ लेने की कभी कोशिश नहीं करी। बीजेपी जो है हर छोटी बात पे जो है वो राजनीतिक जो है लाभ लेना
चाहती है। इससे क्या होता है, ये सेना के लिए भी अच्छा नहीं है, सेना का इससे राजनीतिकरण होता है और ये देश हित में भी नहीं है। कैप्टन साहब, गाजी को, आईएनएस गाजी को किस तरीके से, विक्रांत को किस तरीके से गाजी से बचाया गया और क्या रोल आईएनएस राजपूत का रहा? देखिए, ये पहला युद्ध था जी, 1971 वॉर का पहला और एक तरह से आखिरी युद्ध, जिसमें नेवी ने बहुत अहम भूमिका निभाई। 71 से पहले और 71 के बाद नेवी का कोई भी किसी लड़ाई में रोल नहीं रहा, तो नेवी का इसमें बहुत बड़ा जो है योगदान रहा। और जो हमारे जो है टोटल हमें 513 वीर चक्र, 4 परमवीर चक्र और 77 जो महावीर चक्र मिले हैं, इसमें से नेवी और एयरफोर्स का भी बहुत बड़ा रोल था। उनको भी कम से कम 15 से 20% जो है ये गैलेंट्री अवार्ड्स मिले हैं, क्योंकि इनकी भूमिका और युद्धों से हम कंपेयर करें, चाहे वो आप 62, 65, 47, 48 कारगिल युद्ध से कंपेयर करें, एयरफोर्स और नेवी की बहुत बड़ी भूमिका थी। और नेवी ने तो ऐसा अच्छा रोल करा कि कराची की जो बंदरगाह है, कराची हार्बर जो है, वो 13 दिन तक जो है वो जलता रहा। ये नेवी का बहुत बड़ा रोल था। एयरफोर्स का भी रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। कहा जाता है कि एयर ड्रॉप किया गया था पुतलों को, उससे एक साइकोलॉजिकली डिफीट जो है पाकिस्तान को दी गई। पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है पूर्वी पाकिस्तान में, पहले 2 दिन में ही हमारी भारतीय वायुसेना ने उसको उड़ा दिया था और उनके पास वर्चुअली पूर्वी पाकिस्तान में 2 दिन के बाद यानी 4 या 5 तारीख तक पाकिस्तान के पास ईस्टर्न सेक्टर में कोई एयरफोर्स बची ही नहीं थी। और ये बहुत बड़ा कारण बन गया कि हमारी थल सेना और मुक्ति बाहिनी ने मिलके जो है 13 दिन के अंदर जो है ढाका को कैप्चर कर लिया। कैप्टन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, थैंक यू। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।